एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। यहाँ से तवज्जो में, जो ऑपरेटिंग लीज है वो जस्ट जैसे कराया सीधा सीधा इवनली आपने प्रॉफिट लॉस में उसे अकाउंट फॉर कर लेना है। जो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस लीज है, उसके लिए आप देखते हैं कि क्या ये शराइत पूरी हो रही हैं। मैंने कल आपसे डिस्कस की थी शराइत। अगर ये शराइत पूरी हो रही हैं तो आप कहते हैं कि आपको ये फाइनेंस लीज के तौर पे अकाउंट फॉर करना है। अब फाइनेंस लीज क्या है लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो ये है कि उसने एसेट दिया है। आप अब लेसोर बन जाए, मैं लेसी बन जाता हूँ। आपने एक एसेट खरीदा और मुझे उसको इस्तेमाल करने का राइट दे दिया, और जो राइट दिया उसके अंदर ये चीज़ है कि जी आप कह रहे हैं कि जी 10 साल आप इसके किस्तें देंगे, और 10 साल के आखिर में, मैं फ़र्ज़ करता हूँ 10 साल के आखिर में आप कहते हैं कि आप जो फेयर वैल्यू से सब्सटेंशली लोअर प्राइस पे आप इसको ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, या आप कहते हैं कि इसके टाइटल हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आप इतने पैसे हमें दे चुके हैं, इसका टाइटल हम आपको मलकियत ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। या फिर ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं इनमें से ये परचेज ऑप्शन या सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूज़फुल लाइफ, आपका वो एसेट 10 साल की यूज़फुल लाइफ रखता है, आपने 8 साल के लिए मुझे जो है वो लीज पर दे दिया है, 9 साल के लिए लीज पर दे दिया, तब भी वो फाइनेंस लीज है। या जो आपने मुझसे लीज पेमेंट्स ली हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है सब्सटेंशियली बराबर है आपकी फेयर वैल्यू के। आज जितने का एसेट खरीदा सपोजली वो फेयर वैल्यू है, और जितनी आप मुझे लीज पेमेंट्स देने का कह रहे हैं अगले 10 सालों में, उन 10 सालों की लीज पेमेंट्स की आज आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो बराबर आती है आपके फेयर वैल्यू के जितने का आपने एसेट खरीदा है। तब भी आप कहते हैं कि जी ये एसेट जो है वो हमारा फाइनेंस लीज पे आउट होगा। फाइनेंस लीज का जो एसेट होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? उसकी अकाउंटिंग करने के लिए हम कुछ चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक छोटी सी सिनेरियो की बात मैं करता हूँ, उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजीज आपसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद अकाउंटिंग की तरफ भी आएंगे हम। सियालकोट फाइनेंस एग्रीड टू लीज अ मशीन टू जंग कंस्ट्रक्शन कंपनी commencing on 1st January year 1. The lease was a 6 years finance lease of a machine on 1 January year 1 with annual lease payment of 18,000 payable in arrear. आपने उसे कहा कि 18,000 रुपया आपने देना 6 साल, ठीक है। और अच्छा ये जो है लेसी ने लेसोर को देना है, लेसी will be paying to lessor। जो लेसी लेसोर को पे करता है उसको लीज पेमेंट कहते हैं। ठीक बात। लेसी जो लेसोर को पे करता है वो लीज पेमेंट कहते हैं। अब मैंने आपको जो पे करना है वो लीज पेमेंट है। मैं आपको एक तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता हूँ, इसके अलावा आप कहते हैं जी आप जो गाड़ी ले रहे हैं लीज पर वो जितने किलोमीटर चलेगी पर किलोमीटर 10 रुपये आप देंगे मुझे। अब आप मुझे बताएं क्या आप देख सकते हैं कि मैं 1 साल में कितने किलोमीटर चलाऊंगा? मैं हो सकता है गाड़ी लीज पर लेने के बाद खड़ी कर दूँ, चलाऊंगा। हो सकता है मैं गाड़ी लेने के बाद जो है आपका अंदाज़ा हो कि मैं 1 साल में 20,000 किलोमीटर चलाऊंगा। मैंने उस गाड़ी को चलाया ही लॉन्ग रूट पर, मैंने 2 लाख किलोमीटर चला लिया। क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप एनुअल कितना कैश मुझसे रिसीव करेंगे
इस वेरिएबल कंडीशन में नहीं कर सकते, इसलिए इसको लीज पेमेंट में नहीं लेते। ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट या ऐसी पेमेंट फ्रॉम लेसी टू लेसोर, ये बहुत अहम बात कर रहा हूं, इसलिए उमर जरा थोड़ा सा और सीटते हो जाओ। पता नहीं आपके पीछे क्यों छुप जाते हैं। अच्छा, जो लेसी की तरफ से लेसोर को पेमेंट होनी है वो लीज पेमेंट कहलाती है, लेकिन अगर वो वेरिएबल लीज पेमेंट है तो आप उसको लीज पेमेंट नहीं कहेंगे। अगर वेरिएबल पेमेंट है फ्रॉम लेसी टू द लेसोर तो आप उसको लीज पेमेंट नहीं कहेंगे। अभी इसमें भी एक पॉइंट की बात है जो मैं फिलहाल नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें बताकर आपके जहन को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। फिर सिर्फ मैंने इतनी बात की है, फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको मिल रही है लेसी से लेसोर को मिल रही है तो वो लीज पेमेंट कहलाएगी, और अगर वेरिएबल मिल रही है तो वो लेसी जो भी पेमेंट करेगा वो लेसोर के लिए लीज पेमेंट नहीं कहलाएगी, लीज पेमेंट के जुमरे में नहीं आएगी। सादा बात है, समझ आ गई। इसमें विद इन ब्रैकेट एक बात होनी है जो बाद में करूंगा। अगली बात, लेसी लेसोर को एक और पेमेंट करता है लीज टर्म के इख्तिताम पर, वो होती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेसी लेसोर को गारंटी कर देता है कि जनाब आपको इतनी रेजिडुअल वैल्यू मेरी तरफ से मिल जाएगी। अब ये उस सूरत में करेगा अगर लेसोर को कहीं और से गारंटी नहीं हुई। अगर लेसोर को मार्केट से गारंटी हो जाती है कि पैसे मिल जाएंगे तो लेसी से तो नहीं लेगा ना फिर पैसे। तो ये बड़ी एहतियात से देखना होता है कि क्या ये रकम लेसी से लेसोर को आएगी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और अगर एक रेजिडुअल वैल्यू लेसोर ने कैलकुलेट किया है और लेसी ने कहा है कि मैं उसमें 80% आपको गारंटी कर, बाकी जो लेसी नहीं देगा वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो लेसी लेसोर को नहीं देता। उसमें और भी 2-3 बातें हैं, लेकिन फिलहाल अपने आप को रिलैक्स रखो। मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं उनको रिपीट कर देता हूँ। लीज पेमेंट किसको कहते हैं? जो लेसी लेसोर को पे कर रहा है। आप लेसोर बने हुए हैं इस वक्त, जो लेसी लेसोर को पे कर रहा है वो लीज पेमेंट कहलाती है। लेकिन अगर लेसी लेसोर को कोई वेरिएबल लीज पेमेंट कर रहा है तो वो लीज पेमेंट्स के जुमरे में नहीं आएंगे वेरिएबल पेमेंट्स। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? लेसी लेसोर को पे करता है लीज टर्म के इख्तिताम पर उस रेजिडुअल वैल्यू का हिस्सा जो कि लेसोर को कहीं से नहीं मिल रहा। लेसी कहता मैं आपको दूंगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लीज पेमेंट का हिस्सा बन जाती है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? जो रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन हुई थी जो लेसी की तरफ से पे नहीं हो रही, वो लेसोर के लिए अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। कैसे ट्रीट करना बाद में देखते हैं। फिलहाल ये 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। तो द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज वॉज 80,000 की मशीन खरीदी थी। एंड सियालकोट फाइनेंस इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 2,000। सियालकोट फाइनेंस जो लेसोर है उसने 2,000 खर्च किए उस पर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, IDC इसको कहते हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। व्हेन अरेंजिंग द लीज, जब वो लीज अरेंज करते लीज से मुतल्लक ये कॉस्ट लेसोर ने पे की। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज इज 10,000। वो जो एसेट है उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है 10,000 डिटरमिन हुई। लेसी ने कहा कि मैं आपको 8,000 उसमें से दूंगा। 2,000 उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो गई।
अब देखो जरा, आपके पास लीज पेमेंट्स कितनी कैलकुलेट हो रही हैं, 1,08,000, और जो लेसी ने देना है लेसोर को गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये बात मैंने कही थी आपको, ये लीज पेमेंट्स हो गई। अब एक और बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको नजर आ रही है कि जी इस सारे के अंदर हुई हुई है, वो तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी तो आपको मिलनी चाहिए ना, वो भी तो आप ही का एसेट है जो कोई गारंटी नहीं कर पा रहा। तो आप कहते हैं कि इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी शामिल करो ताकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बन जाए। अब आपने जो एप्लीकेशन बोली थी यासिर, वो बताओ कितनी पूरी हो गई है इसके अंदर। आपने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बोला था वापस, आपने अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बोला था, और आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज लफ्ज़ बोला था। अभी कुछ है मजीद जो कि सामने आएंगी आपके। ये 3 बातें क्लियर हो गई। और एलपी लीज पेमेंट, एलपी लीज पेमेंट, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, इसको IRI पर, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज पे आप डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट आती है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होती है। ये क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द GIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाती है। ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के बारे में ही तो वो कहता है कि आपकी जो फेयर वैल्यू होती है और जो आपने कॉस्ट इनकर की होती है उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, ये उसके बराबर होगी, तभी ये फाइनेंस लीज कहलाएगी। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, UFI से कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब आपकी क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का जो फर्क है वो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। आपने वो फाइनेंस इनकम अभी अर्न नहीं की, करनी है। फाइनेंशियल चार्जेस जो लेसी ने लेसोर को पे करने हैं, वो आपका इंटरेस्ट इनकम बन रहा होगा। अच्छा जी, अब आप जरा ये देखिएगा, आप 18,000 की कितनी किस्तें ले रहे हैं मुझसे, ठीक है। 18,000 की ये किस्तें ले रहे हैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, ये सिर्फ जो आप इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट, देखो बेटे लीज पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में फर्क है। ये है आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में आप प्लस करते हैं। फिलहाल मैं यही गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ मजीद बातें आहिस्ता आहिस्ता आगे आनी है। मैंने एक जेनेरिक बात की है, माँ सिवाय नहीं, मैंने इंसेंटिव की तो बात ही नहीं की है, तो आप फिर रटने वाली बात कर रही है, मैंने तो बात ही नहीं की। मैंने कहा माँ सिवाय वेरिएबल लीज पेमेंट के जो भी लेसी से लेसोर को मिल रहा है वो लीज पेमेंट है। प्लीज अपने जहन को रट्टे से बाहर निकालिए, ठीक है। मैंने जेनेरिक बात की है और रोल प्ले मैंने अपने सामने, आपके सामने मैंने रखा अपने आप को, रोल किस में, लेसी में, और आपको मैंने कहा लेसोर।
और आपको मैं जो भी दे रहा हूँ लीज पेमेंट है, माँ सिवाय वेरिएबल लीज पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स के, ठीक है। और मैं बराबर कह रहा हूँ कि इसमें भी एक विद इन ब्रैकेट बात छुपाई है जो मैंने आपसे करनी है। वेरिएबल के हवाले से एक बात मैंने छुपाई है, दोबारा बोल रहा हूँ, वेरिएबल के हवाले से मैंने एक बात छुपाई है। बाकी मैंने क्या किया, लेसी से जो भी लेसर को मिलना है वो आपकी लीज पेमेंट्स में है। तो लेसी ने इंस्टॉलमेंट पे की, लेसी ने गारंटी किया कि जी मैं ये पे करूंगा, तो ये भी आपकी लीज पेमेंट्स में आएगी। अब ये लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऐड होकर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बन रही है। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपकी ये थी लीज पेमेंट 18,000 की, और ये है आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। यही लीज पेमेंट्स बनी ना आपकी, तो ये क्या बन गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। उसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू शामिल जब की तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ गई। यही बात मैंने आपसे की। तो क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बराबर है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के। और ये दरअसल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL, क्योंकि LP और UGRV मिलकर ही आपका GIL बने हैं ना। ये GIL क्या बना आपका, ये आपकी लीज पेमेंट और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जी, अब ये वर्किंग आप मुझे बताएं, क्लियर है। लीज पेमेंट क्या है, लीज पेमेंट की फिलहाल दो बातें हैं, कौन सी, इंस्टॉलमेंट्स एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी, तो वो शामिल कर देंगे, क्योंकि वो भी लेसी से लेसर को मिलनी है ना। ये सारी की सारी आपकी आगे लीज पेमेंट्स, इसमें आप अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को शामिल करें, बन की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज दरअसल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब तो हाईलाइट देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ये है, ऐसे ही, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या बनती है आपकी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने वर्किंग आपके सामने की हुई है, जिससे आपके टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछिए। अभी जो बातें मैंने नहीं बताई, ठीक है, ओके। मैंने आपको यहाँ पर एक बात एम्फेसिस की है, इन केस ऑफ बार्गेन परचेज ऑप्शन। आप अगर एसेट खरीद रहे हैं तो गारंटीड अनगारंटीड दोनों रेजिडुअल वैल्यू गुम हो जाएंगे। आप सॉरी लेसी, मैं लेसी हूँ, आप लेस हो रहे हैं। आपने मुझे लीज पे एसेट दिया, मैं आपको रेजिडुअल वैल्यू गारंटी करने के बजाय कहता हूँ कि मैं आपसे एसेट खरीद लूँगा लीज टर्म के एंड पर, तो अब तो आपको गारंटीड और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के चक्कर से बाहर निकलना है ना। अब क्या होगा, बार्गेन परचेज ऑप्शन आपको पैसे मिलेंगे मेरे से, जो मुझसे आपको कैश मिलेगा वो फ्यूचर कैश फ्लो ही है ना। तो लीज पेमेंट्स क्या होंगी, इंस्टॉलमेंट्स प्लस परचेज ऑप्शन, ये लीज पेमेंट। ऐसी सूरत में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी 0 इन केस ऑफ परचेज ऑप्शन। तो आप ये GIL, इसकी प्रेजेंट वैल्यू NIL। परचेज ऑप्शन वाली बात नहीं समझ आई तो बताओ।